अजीत। वो ओके। हेलो। नमस्कार। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। चुनावी चर्चा में फिर आज एक हम नए मुद्दे के साथ हैं और आपको बता दें कि बिहार में टिकट को लेकर के जो माथापच्ची चल रही थी, अब मामला उससे आगे बढ़ चुका है। कई पार्टियों ने टिकट फाइनल कर दिया, लिस्ट निकाल दी। कई जगह अभी भी मंथन चल रहा है, कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जानी है, लेकिन बागियों ने एक तरफ महाभारत शुरू कर दिया है। पटना हवाई अड्डे पर आपने तस्वीर देखी, हालांकि वो पार्टी कांग्रेस थी, कार्यकर्ता कांग्रेस के थे और नेता जिन पर हमले की कोशिश हुई वो भी कांग्रेस के नेता थे और बड़े नेता थे, कोई साधारण और आम नेता नहीं। लेकिन दूसरी पार्टियों में भी ऐसी गुंजाइश है क्या? क्योंकि कईयों के टिकट कटे हैं, कई दिग्गज उम्मीदवार, कई पूर्व मंत्री के टिकट काटे गए हैं। तो क्या उनके समर्थक भी ऐसा कुछ दिखाएंगे, ऐसा कुछ करने वाले हैं? हालांकि पार्टी ऐसे मामलों से निपटने के लिए हमेशा से तैयार रहती थी, अभी भी है और आगे भी रहने वाली है, क्योंकि पार्टियों को पता है जिस दिग्गज उम्मीदवारों के जिन जिन दिग्गज उम्मीदवारों के टिकट काटे जाएंगे, वो कहीं ना कहीं अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। लेकिन ये हिंसा का जो मामला है, चाहे मारपीट जैसा कुछ मामला है, वो कतई लोकतंत्र में सही नहीं है। हालांकि पार्टियों ने अब इस पर क्या अपनी प्लानिंग की है, रणनीति बनाई है, इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए तीन मेहमान हैं। प्रकाश नारायण जी हैं, अमिय भूषण जी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, और विशाल तिवारी हैं, आप भारत एक्सप्रेस में कंसल्टिंग एडिटर हैं। सबसे पहला मेरा सवाल प्रकाश जी से ही है कि प्रकाश जी, मतलब कल जो हमने देखा पटना में हवाई अड्डे पर, वो अद्भुत अलग तरह की तस्वीर थी। अद्भुत तो कैसे कहें, मतलब हताश करने वाली कि लोकतंत्र में ये भी है और ये भी हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। तो मतलब बागी जो है वो पार्टियों की मुसीबत बढ़ाने वाले हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या इधर एनडीए हो। जनरल सी बात है। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। जनरल सी बात है, जब आप कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं तो कम से कम विरोध का स्वर तो निकलेगा ही। और विरोध का स्वर स्वाभाविक था। हालांकि जो आप कांग्रेस के पटना एयरपोर्ट वाली कहानी को आप बता रहे हैं, दरअसल वो बागियों की लड़ाई नहीं थी, उसके पीछे की कहानी कुछ और है। वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन का है, थोड़ी दर्शक भी हंसने लगेंगे उसके पीछे की असली वजह जानेंगे तो। हुआ ये कि दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक थी। सीसी की बैठक से निकले लोग, बड़े नेताओं ने अपने अपने जो पैरवी कर रहे थे, वहां एक पूर्व, मैं नाम नहीं रखना चाह रहा हूं, ये ठीक नहीं लगेगा, एक पूर्व अध्यक्ष हैं, हालांकि कई वो बड़े ब्राह्मण पूर्व अध्यक्ष, अब इससे आप दर्शक समझ जाएंगे। उन्होंने विक्रम विधानसभा से अशोक गगन के लिए पैरवी की थी। अशोक गगन का टिकट कट जाता है। एक दूसरे पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने अनिल कुमार के लिए पैरवी की थी, उनको टिकट मिल जाता है। मीटिंग से बाहर निकलते हैं और अशोक गगन को, उस एक्स बिहार चीफ पीसीसी बोलते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष और प्रभारी यानी कृष्णा अल्लावरू पटना जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे यदि आप विरोध प्रदर्शन करें तो शायद अनिल कुमार का टिकट कट सकता है। 2020 में ऐसा हो भी चुका है। तो फिर अशोक गगन तैयारी के साथ चल दिए पटना एयरपोर्ट पे धरना प्रदर्शन करने। अशोक गगन नहीं, अपने समर्थकों को भेजे हंगामा कराने के लिए। एक जिन लोगों ने अनिल कुमार की पैरवी की थी, अब वो अध्यक्ष महोदय ने अनिल कुमार को फोन किया, बस गलती ये किए कि उनके साथ जो
दो चार छोटे, अब उसको छुट भैया नेता आम बहुत भाषा में बोलते हैं, उस तरह के लोग बैठे हुए थे। उनके सामने ही उन्होंने फोन घुमा दिया, कहा कि देखो जी तुम्हारा टिकट तो फाइनल हो गया है, लेकिन अशोक गगन विरोध के लिए अपने लोगों को भेजेगा हंगामा के लिए पटना एयरपोर्ट पे, और वहां पे क्या होगा, स्थिति बड़ी नाजुक हो जाएगी, तुम सीआरपीएफ को मैं फोन कर देता हूं, उसके साथ जाके हंगामा ना हो पाए ऐसी कुछ व्यवस्था करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाके लातम जुतम कर लेना, इस तरह की बात नहीं। तो ये भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गया, चूंकि इनको टिकट हासिल थी। इस दौरान क्या हो रहा है कि वहां एक छुटभैया नेता ने फोन कर दिया पप्पू यादव को, कहा कि आपके पास मौका है और ऐसा विवाद होने जा रहा है और आप अपने लोगों को लेके जाइए और सब कृष्णा अल्लाह के सामने आप दबंग नेता बनिए और देखिए कि सबको विवाद होने ही न दीजिए, मामला सुलटा दीजिए, यानी सरपंच बन के जाइए। ठीक है। अब पप्पू यादव क्या करते हैं कि अपने एक समर्थक को, मनीष यादव को वहां फोन करते हैं। वो मनीष यादव 25-30 लोगों को लेके पहुंच जाते हैं पटना एयरपोर्ट पे, और पटना एयरपोर्ट पे जब ये पहुंचते हैं तो अशोक गगन के समर्थकों को लगता है कि ये पप्पू यादव अनिल कुमार के समर्थन में अपने समर्थकों को भेजे हैं। इधर अनिल कुमार के समर्थकों को लगता है कि पप्पू यादव ने अशोक गगन के लिए अपने समर्थकों को भेजा है। सॉरी, एक मिनट, सॉरी, के लिए भेजा है। अब इस दौरान कंफ्यूजन होता है, और पहले जो आपस में तू मैं हो रही थी, वो तू मैं हटके दोनों एकजुट होके उनको कूट देते हैं। अब इसके बाद स्थिति कंफ्यूजन के बाद, अब जब उन भाई दो समर्थकों का झुंड 25 लोगों पे भारी पड़ गया, उन लोगों ने जो भी हाथापाई की उन पे भारी पड़ गया। अब इसके बाद सदाकत आश्रम में रात को पहुंचते हैं लोग, पूरे वहां के पप्पू यादव के समर्थक, जिन लोगों की पिटाई हो गई थी, ये दोनों गोल मिल के पीट दिया था, वो समझ जाते हैं और सदाकत आश्रम को घेर लेते हैं, और बाकी कुछ मार्केट में वीडियो आ चुका है, गाली गलौज और इस तरह की घटना होती है। इसमें बागी का विद्रोह टाइप का कुछ नहीं था। दरअसल मैं ये फैक्ट इसलिए ठीक कराया, आपने ये कहा कि विरोध बागियों का था, नहीं, एक विधानसभा क्षेत्र के दो उम्मीदवारों के बीच का कंफ्यूजन था, बस यही कहना चाह रहा था मैं। अब रही बात अलग अलग क्षेत्र से जो टिकटार्थी के लिए, जैसे औराई सेठ से क्षेत्र से रामसूरत राय के समर्थक सारे मंडल से लेके नीचे के मंडल अध्यक्ष तक सबने इस्तीफा दे दिया है। स्वाभाविक है, हालांकि बीजेपी ने बहुत ही उम्दा टिकट दिया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि रामसूरत राय का हारना करीब करीब तय था। वो लगातार बने हुए थे, और बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में ऐसा किया है कि जो पुराने छत्रप हैं उनको धीरे धीरे मार्गदर्शक मंडल में भेज के नए लोगों को उभरने का मौका दिया है। इसके उदाहरण रंजन कुमार मुजफ्फरपुर से हैं। वहां सुरेश शर्मा को इन लोगों ने एक सवर्ण आयोग का अध्यक्ष बना दिया। रंजन कुमार से की टिकट कैसे दिया गया, जिलाध्यक्ष पद से उनको इस्तीफा दिला दिया गया था, और धीरे 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 वो काम कर रहे थे पिछले 1 साल से, और उनको टिकट, वो नए चेहरे हैं, हालांकि संगठन में उनका अनुभव पुराना है, 10 साल तक जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। अब इसी तरह बहुत सारे क्षेत्र में बीजेपी ने क्या किया है, प्रयोग किया, जैसे मंगल पांडे को टिकट देना, ये भी अपने आप में एक प्रयोग ही है कि बहुत दिन से आप एमएलसी हैं, जाके जमीन पे लड़िए। अब वो स्थिति क्या होगी, वहां क्या होगा, वो अलग विषय है, लेकिन वहां से ऐसा कोई विद्रोह का स्वर नहीं है, क्योंकि विरोध का स्वर होता, हाँ, मैथिली ठाकुर के वाली सीट की बात है, तो वो जनरल की बात है, वो पानी का उबाल नहीं है, बुलबुला नहीं है, आप समझिए। वहां ये भाजपा का कल्चर ही नहीं है, आला कमान का उस तरह का कल्चर नहीं है भाजपा में, क्योंकि भाजपा में अभी भी बहुत सारे लोग संघ से निकले हुए हैं। वो अनैतिक चीज संगठन में बिना काम किए आके कोई टपक के चला जाए, वो अब नीचे के तबके पे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
केंद्र के लेवल पे वो लोकसभा में 2-4 सीट में भले देख लिए, बर्दाश्त कर लिए, लेकिन आप ये समझते हो कि बीजेपी को किसी एक परिवार की पार्टी बना ले या कोई छत्र चला ले, ऐसा संभव नहीं है। न पहले था, न अभी है, न आगे होने की संभावना भी है। जी इसलिए ठाकरे के विरोध में वहां विद्रोह हुआ। जी अमिया भूषण जी, अभी मतलब ये तो कांग्रेस की बात हो रही थी और उन्होंने अंदर की बात भी बताई। मतलब कांग्रेस तो ठीक है, लेकिन महागठबंधन में और भी कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार के टिकट काटे हैं। तो जी बिल्कुल, महागठबंधन में तो अभी तक मोटे तौर पर जो है माले और कांग्रेस और आरजेडी ने कुछ कुछ सिंबल्स बांटे हैं। महागठबंधन का अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महागठबंधन में कौन दल कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कहां कहां लड़ेंगे। लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने करीब करीब अब तक 115-20 लोगों को सिंबल दिया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो ऑफिशियल जानकारी भले ही 21 की है, लेकिन 27-28 लोगों को वो अब तक सिंबल दे चुके हैं। और महागठबंधन में दो एक परेशानी और भी है। एनडीए में क्या है कि एनडीए में कम से कम सीटों को लेकर के तो विवाद था कि इनके कोटे की सीट ये है और इनको मिल गई, लेकिन महागठबंधन में कई जगह एक और समस्या देखने को आई है कि एक ही सीट पर महागठबंधन के दो अलग अलग दलों ने लोगों को सिंबल बांटा है। जैसे बेगूसराय में एक सुरक्षित सीट है बछवाड़ा, यहाँ पिछली बार आपको सीपीआई के अवधेश राय दूसरे स्थान पर थे, भाजपा के प्रत्याशी से महज 700 वोटों के अंतर से वो हारे थे, लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ सिंबल दे दिया है अपने प्रत्याशी को और सीपीआई ने भी दे दिया। ऐसे ही जहानाबाद की घोसी सीट है, जहां से जगदीश शर्मा जी के लड़के राहुल शर्मा के लड़ने की को भी सिंबल मिला है, और साथ में माले के अभी वहां वर्तमान विधायक है रामबली यादव, उनको भी सिंबल मिला है। तो महागठबंधन में ये हो रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के दल लोगों को सिंबल दे रहे हैं, मतलब एक ही सीट पर दो अलग अलग महागठबंधन के दल दे रहे हैं। दूसरा है कि आज तक अभी तक महागठबंधन में सीटों को लेकर के चीजें क्लियर नहीं हुई है। बात अगर एनडीए की करें तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल जी अमिया भूषण जी से मुझे लगता है कि किसी वजह से तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं टूट गया है। उनके पास हम दोबारा चलेंगे। हमारे साथ विशाल तिवारी जी हैं। विशाल जी, मतलब जो फ्रेंडली फाइट इसको कहते हैं कि एक और पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, दूसरी पार्टी ने भी कैंडिडेट उतार दिया, तो उससे बात बन जाएगी क्या? वो तो अपना ही नुकसान करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर जहां पर अगर आप गठबंधन आपने किया है तो गठबंधन के तहत आप एक जो आपकी इंजीनियरिंग पूरा होती है वोटों को लेकर, वो कहीं ना कहीं उस विधानसभा क्षेत्र में बिखरेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम ले जैसे लोजपा की ही हम बात करें, तो जो पहले से कहा जा रहा था कि जैसे 4 सीटें, जैसे कि एकमा जो था, मैरवा है, उदाहरण के लिए जो मैरवा सीट है, तो वहां पर लोजपा ने लगभग प्रत्याशी जो है अभय कुमार सिंह को तय कर दिया था। लेकिन अब दोबारा नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद से मतलब जो मेरी जानकारी में वो 4 सीटें फिर से जेडीयू ने वहां पर सिंबल दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति या प्रत्याशी जो पहले से मन बना चुका होगा और लगातार क्षेत्र में घूम रहा है, मतलब अभय सिंह की भी हम अगर बात करें तो वो व्यक्ति लगातार 3 बार से मैरवा से, मुझे लगता है कि 2 बार से, संभवतः 2 या 3 बार से, मतलब पिछली बार उसने करीब 25,000 या 30,000 वोट भी वो लेकर आया था। तो वो तो डैमेज तो करेगा। अगर हम बात करें ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां पर बीजेपी की तरफ से सत्यप्रकाश जी थे, डॉक्टर वो हैं, तो अब उन्होंने जनसुराज से उन्होंने वो थामा है। सिर्फ आप ये मत देखिए कि फ्रेंडली फाइट, कई ऐसे उम्मीदवार मतलब जैसे मैंने ब्रह्मपुर का ही आपको उदाहरण दिया, तो वो है वो जनसुराज का उन्होंने दामन थाम लिया है।
तो वहां पर जाहिर तौर पे वो पार्टी को अगर कोई बहुत बड़ी लहर नहीं हुई, अगर फाइट अगर बड़ी क्लोज रही, तो वो नुकसान पहुंचाने की हैसियत में है। अगर कांग्रेस और जहां तक आरजेडी और एमएल, जैसे उदाहरण के लिए घोसी, अब घोसी में अब आप देखें, अब सीपीआई-एमएल ने पहले ही टिकट, चूंकि उनका सिटिंग वहां पर रामबली यादव है, घोसी जो लोकसभा सॉरी विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा जहानाबाद है, तो वहां पर क्या था कि अब उन्होंने फिर सिंबल वापस लिया है। अब अंदर खाने बात है कि वो सीट शायद कांग्रेस को जाएगी या आरजेडी को जाएगी। आरजेडी में वहां पर जो सिटिंग वहां से पहले कई बार विधायक रहे, तो उनके बेटे को वहां पर टिकट देने की बात है, लेकिन अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी कई जगहें हैं जहां पर कि पार्टियों में पहले से कोई तैयारी कर रहा था, वो मानकर चल रहा था कि उसे ये सीट मिलेगी, लेकिन अगर वो सीट नहीं मिलेगी तो अब जैसे मोतिहारी लोक जो है विधानसभा, वहां पर एक युवा नौजवान है दिव्यांशु भारद्वाज, तो वो उसकी तैयारी थी, वो मतलब ये मान के चल रहा था कि वो शायद मतलब सिटिंग जो है विधायक, उनका टिकट कटेगा और उसे टिकट मिल जाएगा, तो वो दिव्यांशु वहां पर खड़ा होगा। दिव्यांशु अगर खड़ा होगा तो मैं मान के मतलब चल रहा हूँ कि 10,000 के आसपास ये वोट कटेगा। तो इस प्रकार से कई ऐसी सीटों पर, जैसे पारू की बात करें तो पारू में संभवतः अशोक सिंह इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, तो मुझे लगता है कि शायद वो नुकसान करें। जी अमिया भूषण जी, आप हमसे जुड़ नहीं पाए थे उस समय, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, मेरा ये कहना है कि जैसे एनडीए में सीटों की संख्या, सिंबल्स, ये सारी चीजें लगभग स्पष्ट हो चुकी हैं। केवल लोजपा के कोटे की 15 सीटें बाकी हैं, वो मुझे लगता है कि आज शाम रात तक वो भी क्लियर हो जाएगा कि किनको सिंबल मिल रहा है। महागठबंधन में चीजें कहीं उलझी हुई हैं, अभी तक स्पष्ट नहीं। सीटों की संख्या लेके कौन क्या लड़ेंगे, और मुकेश सहनी का भी अभी तक स्पष्ट नहीं है, मुकेश सहनी को भी चीजें लेकर के। अब आते हैं जहां तक कि ऐसी कुछ सीटों की अगर चर्चा करें कि जहां मतलब बागी खड़े होंगे, तो ये समस्या तो एनडीए और महागठबंधन दोनों के सामने आने वाली है। एनडीए के साथ क्या है कि एनडीए ने कल रात तक सूची जारी करके केवल 15 सीट बाकी है, लगभग सीटें क्लियर कर दी। तो एनडीए में भी ऐसी कई सीटें हैं जहां इस प्रकार की चीजें देखने को आ सकती है। अब जैसे अभी विशाल जी ने पारू का जिक्र किया, तो पारू जब से विधानसभा बना, ये मुजफ्फरपुर जिले का एक विधानसभा है, तो पारू जब से बना है, यहाँ अगर सामाजिक गणित देखे तो यहाँ राजपूत बिरादरी, भूमिहार बिरादरी और आपको यादव बिरादरी से ही लोग चुन करके आते रहे। और जिस अशोक सिंह जी की बात हो रही, वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार 4 बार से वो वहां से चुन करके आ रहे हैं, और ऐसे में मतलब वो सीटें दे दी गई है रालोसपा को, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को, और वहां उन्होंने किसी वैश्य या पिछड़े समाज से किसी नए व्यक्ति को उन्होंने दिया है। तो ऐसा कई जगह इस प्रकार की चीजें मतलब देखने में आएंगी। ऐसे और भी सीट है, जैसे लोजपा को सीट मिली है पूर्वी चंपारण की आपको गोविंदगंज। अब गोविंदगंज से क्या है कि सुनील मणि तिवारी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे। पहले क्या होता था, मेरी जो समझ कह रही है कि जैसे बिहार में, एक तो आप गौर करें कि इस बार एनडीए हो अथवा महागठबंधन हो, खासकर सीटों की संख्या और सिंबल देने, इन सबों में काफी समय लगा है। पहले क्या था कि पहले मतलब लालू जी, नीतीश जी अथवा भारतीय जनता पार्टी में कैलाश जी और सुशील मोदी थे, तो ये कहीं परिपक्व राजनेता थे जिनको समझ थी बिहार के सामाजिक गणित की, क्षेत्र विशेष की, कौन वहां लड़ सकता है, क्या सारी चीजें हैं। अभी जो नेतृत्व है उनको कई चीजों, मतलब वो नेतृत्व किसी आंदोलन से नहीं आया है, वो नेतृत्व संगठन वगैरह करके नहीं आया, वो ग्रास रूट से नहीं आया है। तो इस नाते मुझे लग रहा है कि बिहार में चीजें, इसीलिए आप देखिए कि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, अभी तक एनडीए की भी सारी सीटें स्पष्ट नहीं हुई हैं, खासकर सिंबल के मामले में, और यूपीए में तो, महागठबंधन में तो कई ज्यादा चीजें उलझी पड़ी है। जी जी प्रकाश जी, मतलब कल आखिरी मतलब पहले दौर के लिए चुनाव होना है, उसका मतदान का जो नॉमिनेशन है उसका आखिरी डेट है और अभी तक फाइनल नहीं है। फिर ऐसे में चुनावी रण में क्या करेंगी ऐसी पार्टियां जो भागम भाग में उम्मीदवार अपना पर्चा भरेंगी और फिर उसी दिन से चुनाव में चले जाएंगे, तो उनको समय क्या मतलब कम मिलेगा, और स्वाभाविक तौर पे कम ही है समय, अब तो बचा कहाँ। पहले दौर के चुनाव की बात करें।
देखिए मार्केटिंग के भाषा में समझे और सफलता की भाषा में समझे तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं उसमें ग्राहक का स्वभाव क्या है। आप कह रहे हैं कि समय कम है, मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि समय बहुत है, क्योंकि बिहार में कल भी हम लोग चर्चा के दौरान ये मैं बात बोला था, मतदाता जो है वो अपनी पार्टी दलगत के प्रति समर्पित है। आप समझिए वो उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, जिसको कहते हैं मार्जिन ऑफ फ्लोटिंग वोट, वो बिहार में बहुत ज्यादा नहीं है। टेक्निकल आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। लालू यादव का जो वोटर है वो पिछले 40 साल से है, नीतीश का जो वोटर है वो पिछले 30 साल से है, भाजपा का जो वोटर है वो पिछले 30 साल से है, वो कभी नहीं बदला है, वो सैकड़ों चुनाव हो गया है और अभी भी जमीन पे कुछ ऐसा नहीं है कि आके बदलाव हो जाए। बदलने की चर्चा कहां से हो रही है? तो पहली बार आप ध्यान दे रहे होंगे कि बिहार में इससे पहले लास्ट 2-4 चुनाव देख लीजिए, लालू जी गमछा बांध के आते थे, 2-4 रैली किए और निकल लिए। भाजपा भी लास्ट में आती थी, 2-4 बार हाथ हिलाए निकल लिए, क्योंकि सभी नेताओं को पता होता है कि उसके वोटर चाहते क्या है, वहां पे वो खर्चा नहीं करते थे। पहली बार चुनाव गरमाया प्रशांत किशोर ने। कभी आपने सुना था कि बिहार में शिक्षा और भ्रष्टाचार और पलायन जैसे मुद्दे बनेंगे? कभी सोच भी नहीं सकते हैं आप, लेकिन ये बना। ये प्रशांत किशोर की सफलता रही। प्रशांत किशोर इसके बदले में कोई वोट पा जा रहे हो ये मैं नहीं मानता हूं। मैं कल भी बताया था कि वो वहां डेफिसिट ट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। दूसरी बात, एक एक भाई साहब ने वो बात कही थी, वो थोड़ा सा फैक्ट, वो बछवाड़ा सुरक्षित सीट नहीं है। बछवाड़ा क्योंकि गरीब दास भी हैं, वो यादव संबंध से आते हैं, और देश राय भी शायद यादव ही, वो सुरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, तो बस ये मैं दर्शकों के लिए ये बोल दिया था, है ना। वो फ्रेंडली फाइट पहले भी होते थे और अभी भी 10 टोटल सभी पूरे बिहार में 200 आप सीटों पे देख ले तो 10 सीट पे होगा। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि फ्रेंडली फाइट होना। इसको फ्रेंडली फाइट कहते हैं कि इस गठबंधन में रह के भी हम आपस में लड़ लेते हैं, देख लेते हैं आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, तो ये फ्रेंडली फाइट पहले भी होता था, अन्य राज्यों में भी होता है और भी अभी भी हो रहा है। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। सवाल आपने क्या कहा कि मैं भटक जाऊंगा। आपने कहा कि अभी ये परिपाटी है, हाँ, ट्रस्ट डेफिसिट तो जो उसके मतदाता हैं बिहार के, उनको समर्पित हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? बीजेपी का संगठन जो है वो अपने मतदाता का, निष्क्रिय मतदाताओं को भी क्या बूथ तक पहुंचा देता है? ये बड़ा विषय है। जो भी उम्मीदवार के लिए आप कहें कि समय नहीं है, किसी को समय की जरूरत नहीं है। वो पर्चा दाखिला के समय ये उनके राजनीतिक दल जानते हैं और ये क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। महागठबंधन जानता है कि एनडीए, आपने कभी सोचा था भूमिहार के अगेंस्ट भूमिहार को टिकट देना? कभी महागठबंधन देता था ऐसा टिकट? क्यों दिया? क्योंकि उसको पता होता था कि भूमिहार से यदि एनडीए कैंडिडेट आ रहा है तो भूमिहार एनडीए को देगा। ये प्रयोग है, हमें प्रयोग पे चर्चा करना चाहिए। पहली बार भूमिहार अपने पुराने राजनीतिक वजूद की तरफ बढ़ रहा है, जैसे सर्वदलीय होता था। भूमिहार कभी किसी एक दल का, अब थोड़ा मैं पिछलग्गू को क्या कहूं, समर्पित मतदाता नहीं था, है ना, अच्छे भाषा में कहते हैं तो लेकिन इस बार भी ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है। प्रयोग क्यों हुआ तो ध्यान दीजिए, आरजेडी ने 5 टिकट दिया था एमएलसी का, 7 सीट की चुनाव था जिसमें 2 यादव और 5 भूमिहार को दिया, 3 जीत गए। पहली बार एमएलसी 3 भूमिहार हैं, आप देख लीजिए आरजेडी से। ठीक, इसके बाद उन्होंने लोकसभा में मुन्ना शुक्ला को दिया, हालांकि हार गए वो एक विधानसभा में, लेकिन मुन्ना शुक्ला को भूमिहारों ने मतदान दिया। यानी लालटेन के पर मोहर किसी भूमिहार के हाथ से लग रहा है और इसमें यदि जमीन पे कुछ बदलाव हो रहा है तो ये बड़ा संकेत था तेजस्वी के लिए। तेजस्वी आज से 3 महीना पहले के भाषण और तेजस्वी के पिछले चुनाव में, आप 1-1.5 महीने के भाषण में आप देख लीजिए बदलाव। अब A to Z की बात कर रहे हैं, आप गौर करिए तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर दल,
भूमिहार को बढ़ चढ़ के टिकट दिया है। करीब करीब अभी तक मुझे लगता है 49 या 50 सीट भूमिहार को मिल चुका है। ठीक, भले ही भूमिहार के अगेंस्ट भूमिहार लड़ रहा है। इसमें खेल देखिए, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों भूमिहार को सीट देने में कोताही नहीं बरत रहे हैं। पहली बार महागठबंधन भी, पहली बार सहयोगी दल को भी लगता है कि भूमिहार इस बार टेक्निकल वोटिंग करेगा, ऐसा उसको उम्मीद है। और क्या जमीन पे ऐसा भूमिहार सोच रहे हैं, ये अलहदा विषय है। चुनाव परिणाम तय करेगा। पहली बार भाजपा भी मजबूर है। इस बार आप देखिए कि 11 सीट, शायद 11 में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सीट पहले ही उन्होंने दिया है। तो अब बात आई कुशवाहा की। इस बार देखिएगा विधानसभा में पिछली बार बिहार से शायद 55 विधायक थे यादव, इस बार उनकी संख्या कम होगी। इस बार संख्या कुशवाहा की बढ़ेगी। भूमिहार फ्रेंडली फाइट भी कर रहा है और फाइट भी कर रहा है, लेकिन जीत या हार तो पक्ष और विपक्ष की होगी। संख्या इस जाति की बढ़ेगी। मैं जाति पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि ये छोटा बदलाव नहीं है। आप समझिए कि सूरजभान सिंह का आरजेडी ज्वाइन करना एक व्यक्ति का विधायक बनना नहीं है। सूरजभान सिंह एक बहुत बड़े समुदाय के लिए मैसेज भी है। यदि भूमिहार अब वहां पे किसको चुन रहा है ये तय होगा बाद में। सीट यदि सूरजभान सिंह निकालते हैं तो आरजेडी अगली बार मौका देगा। आप देखिए हमने भी दिया 2 सीट। आप देखिए कांग्रेस ने जो आप कितना बड़ा आश्चर्य का बात है, जो दलित को बनाए और सबसे अधिक पीडीए की बात की, सभी दलित पिछड़े ये वो फलाना ढिमाका बात किया और उन्होंने टिकट सबसे अधिक भूमिहार को दिया। 12 सीट दिया था अभी बीच में, जो जिन लोगों को टिकट बंटवारा हो गया। आप देख लीजिए ना लिस्ट उठा के, आप दिए, यानी 25% जितना टिकट बंटवारा हुआ है उसमें 25% इन्होंने एक खास जाति की को दिया जिसकी संख्या 2% है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझिए कि टेक्निकल वोटिंग जो है, फ्लोटिंग वोट बनता जा रहा है भूमिहार। यानी भूमिहार अब वोट बैंक नहीं है, इसी का फायदा उठा रहा है। जैसे जो फायदा वहां पहले कुर्मी समुदाय ने उठाया, जो फायदा यूपी में कुर्मी समुदाय ने उठाया, और आप देखिए कि लोकसभा में अपने सबसे अधिक सांसद भेज दिए, वो भी सपा से। जो वोट बैंक विधानसभा में किसका था? बीजेपी का था। इसको कहते हैं राजनीतिक बदलाव में बार्गेनिंग, यानी जनता भी बार्गेन करने के मूड में है और वो बार्गेन करने वाली जनता कुशवाहा और भूमिहार है बिहार में। ये चुनाव परिणाम के दिन इसका विश्लेषण होगा सही तरीके से, ऐसा लग रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल मुफ्त में, नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड, टिकट दे रहे हैं तो कुछ जी आप अपनी बात पूरी करें। नहीं बस यही है, कुछ ये संदेश नहीं। महागठबंधन ये जानता था कि यदि भूमिहार को टिकट एनडीए दे दिया तो भूमिहार को टिकट नहीं देता था, क्योंकि उसे पता है कि एनडीए का जो उम्मीदवार होगा वो भूमिहारों के फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा। लेकिन क्या अब ऐसा है? नहीं है। आप देख लीजिए करीब 25 ऐसे सीट है जहां भूमिहार के अगेंस्ट भूमिहार को लड़ाया जा रहा है। जैसे अब बेगूसराय की ये बात ये कर रहे थे, अमिताभ भूषण की सीट पे देख लीजिए कुंदन सिंह है। आप वही तेघरा की सीट देख लीजिए, आप मोकामा तो देख ही लिए, आप लखीसराय देख ही रहे हैं। ये मैं तमाम सीट पे कह रहा हूं, पहले भी 2-4 सीट पे हुआ है, लेकिन जहां लखीसराय तो दूसरा ही वजह है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि इस तरह से भूमिहार बनाम भूमिहार पे भरोसा करना विपक्ष का बहुत बड़ा संकेत है। जी अमिया भूषण जी, मैं ये कह रहा हूं कि मतलब बहुत अच्छी बात कही प्रकाश जी ने, तो उसी पर मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं कि क्या इस बार चुनाव में जातीय समीकरण में भी बदलाव हो रहा है? जैसा वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे, तो आप क्या सोचते हैं कि? जी आपने ठीक कहा, महागठबंधन की तरफ से भी बड़ी संख्या में सवर्ण और खासकर भूमिहार मतदाताओं के बारे में रहा है कि वो कांग्रेस के अवसान के बाद से वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे बिहार में।
तो महागठबंधन के तरफ से एक प्रयोग है, एक प्रयास है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि मतदाताओं का एक बड़ा समूह वो महागठबंधन की ओर जाएगा, क्योंकि जब भी बात आएगी तो खासकर जो पुराने समय में जो लालू राज था, जो 95 के बाद का दौर, तो उस नाते मेरा मानना है कि बिहार के अंदर जो सवर्ण मतदाता है वो कहीं ना कहीं वो एनडीए की तरफ ही रहेंगे, चाहे महागठबंधन सवर्ण जातियों से अधिक प्रत्याशी दे अथवा उनके हित की बात प्रशांत जी करे। इसके बाद भी मुझे लगता है कि वो मतदाताओं का समूह मोटे तौर पर एनडीए गठबंधन के साथ ही बना रहेगा। अब आते हैं दूसरी बात, तो मेरा मानना है कि खासकर आइडियोलॉजी के लेवल पर भी देखें तो यहाँ लेफ्ट के आइडियोलॉजी से लेकर के और दक्षिण पंथ और राष्ट्रवाद की तरफ तक बड़ी संख्या में इस बिरादरी के भी लोग रहे और बाकी बिरादरी के भी लोग रहे। तो ये नहीं है, मेरा मानना है कि खासकर ये प्रबुद्ध मतदाताओं का वर्ग रहा है जो विचारों को ज्यादा तरजीह देता रहा है बजाय जातीय हित और जातीय कुनबे और इन चीजों को। और जहां तक बात करें इस चुनाव की, तो इसमें चीजें मोटे तौर पर सामने आ ही रही है। और जहां तक है तो मुझे लगता है कि जैसे अगर बिहार में अगर बदलाव की कुछ बात है तो प्रशांत किशोर ने उन मुद्दों को छुआ है, खासकर भ्रष्टाचार की बात हो या फिर आम आदमी यहाँ जो है वो बढ़ता हुआ मतलब अफसरशाही इससे परेशान है वगैरह, ये सारे विषय। जी जी मेरे साथ विशाल जी हैं। विशाल जी, जातीय समीकरण की बात हो रही है, इस पर हम आगे से अलग से चर्चा रखेंगे और मुझे लगता है कि प्रकाश जी को हम जरूर बुलाएंगे। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे, जातीय समीकरण पर हम बात भी करना चाह रहे थे, हालांकि मुद्दा कुछ और था, लेकिन चूंकि बात चली है तो इस पर चलते चलते में एक आपसे भी सवाल कि जातीय समीकरण जो है इस बार चुनाव में बहुत सारी चीजें बदली हैं, तो आपके अपनी नजरिए से क्या देखते हैं? आपने क्या महसूस किया इस बार चुनाव में? देखिए, ये मैं मानूंगा नहीं कि जो बदलाव की बात हो रही है वो बड़ा एक लिटमस टेस्ट की तरह है। देखिए, समझना ये होगा कि पहले तेजस्वी 2023-24 तक A to Z की बात करते थे। उसी में जैसा कि प्रकाश जी ने कहा कि भाई अगड़ी जाति से घुमियारों में 3 MLC जीत कर आए, है ना। तो ये एक बोचहा में उपचुनाव हुआ जहां पर माना जाता था कि भाई घुमियारों ने जो है वो बीजेपी को हरा दिया। उसके बाद से बीजेपी थोड़ा सा नहीं होता, उनको लग रहा था कि उनको एक बंधुआ मजदूर टाइप जो है वो एक मतदाता के तौर पर देख रही थी। लेकिन इसके बावजूद जैसे प्रकाश जी पूरा बोल रहे थे कि कई सीटें, ऐसा नहीं है कि मतलब आरजेडी कांग्रेस ने हमेशा से अगर आप देखेंगे तो 10-12 सीटें महागठबंधन के तौर पर भी दी है। कांग्रेस से करीब 3 या 4 विधायक भी पिछली बार जीते थे। आज आरजेडी से एक भूमिहार मोकामा से जीत कर आए थे। तो बिहार में ऐसी 8, 7, 8, 9 सीटें रही हैं जहां पर की मतलब अलग अलग जातियों की भी कि एक ही बिरादरी के लोग लड़ते हैं। तो हाँ, इस बार ये बदलाव आया है कि आरजेडी ने जो है 5 या 6 लोगों को, जो कि मतलब बड़ा दो ध्रुव माने जाते हैं बिहार में, यादव और भूमिहार, दो ध्रुव की राजनीति रही है खासकर, मतलब अगर हम इसकी बात देखें तो उन्होंने जो 5-6 टिकट दिया, या पिछली बार लोकसभा में 1 या 2 टिकट दिया, राज्यसभा में भी उन्होंने दिया है। तो ये एक टेस्ट है। अब वो टेस्ट जो है अब कितना रिजल्ट में वो आ पाता है ना, वो बड़ा देखने वाला होगा। जी प्रकाश जी, विशाल जी, एक सेकंड मैं बता दूं। विशाल जी, मेरा कहना सिर्फ ये है, देखिए दो ध्रुव तो एक नहीं होंगे क्योंकि दोनों मार्शल जातियां हैं। आप समझिए, दो लड़ाकू सहयोग नहीं कर सकते, एक दूसरे में विलय नहीं हो सकते हैं, पानी और तेल का विलय नहीं होगा, ये तो संभव नहीं है। लेकिन सत्ता ऐसी चीज है जहां साझेदारी होती है, साझेदारी की बात होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, और साझेदारी के लिए सिर्फ फ्लोटिंग वोट चाहिए। भूमिहार कभी मतदाता आरजेडी का नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए जिताऊ सत्ता के शिखर पे पहुंचाने का एक सीढ़ी हो सकता है। वो अंतिम सीढ़ी जहां से फिसल के फिर 0 पे 99 से काट देता है नाग और चले आते हैं 0 पे, ये विपक्ष की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो क्या 99 से 100 वाली खाने में पहुंचाने के लिए जो सीट चाहिए 10 सीट, वो सीट होगा भूमिहार का। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, जिसको फ्लोटिंग वोट कहते हैं। भूमिहार कभी फ्लोटिंग वोट नहीं बनता है,
बना है पिछले 20 साल में, वहां पे पूर्वांचल में बनता है, यूपी में बनता है, क्योंकि बहुत संख्या छोटी है, वो डरा हुआ कौम है, बहुत कम बिहार से पीड़ित लोगों से देख के वो सीखा है, तो इसलिए वो टेक्निकल वोटिंग करता है पूर्वांचल में। आप समझिए, पैटर्न देखिए, बनारस में वो अलग करेगा, मऊ में अलग करेगा, देवरिया में अलग करेगा वो, क्योंकि उसको डर है, वो बिहार से डरा हुआ है, बिहार के लोगों से को देख के उनकी जमीनें कब्जा कर ली गई, उनको माइग्रेट होना पड़ा अपनी ही भूमि से, वो बाहर आके हम देवरिया गोरखपुर में बेचारे अपना इलाज कराते हैं, अपना जैसे सराय घर की तरह से रहते हैं, एक अच्छे खासे वहां के लोग दिल्ली में नौकरी करने लगे, इससे पीड़ित हुआ वो। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनके माइग्रेशन से एक होता है ना कि दूसरे का हाथ जलते हुए देख लेने के बाद अपने हाथ से बच जाते हैं लोग, तो हमारी संख्या तो और भी यहाँ कम थी, यहाँ पे पूर्वांचल में, तो वो टेक्निकल वोटिंग हरदम किया है। आप मऊ में देख लीजिए, वो चौथे नंबर की जाती है, उसके बावजूद वो पिछले जब से आजादी हुआ है एक बार छोड़ के वो हर बार अपना सीट निकालता है, वो दल कोई भी हो, उसको मतलब फर्क नहीं पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ कौम है। बनारस में घोसी घोसी, वही घोसी। मऊ में आप देख लीजिए तो जिला पंचायत अध्यक्ष कुछ और कोई पार्टी का होगा, मंत्री कुछ और पार्टी के हैं, एमएलसी कोई और पार्टी के हैं, और लोकसभा में कोई और चला गया। समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, यानी वहां के पैटर्न ऑफ वोटिंग है वो टेक्निकल है, वो अपने अस्तित्व का डर है, अस्तित्व की लड़ाई है, बचने का डर है। भय में व्यक्ति डिसीजन विचार से नहीं, अब पहले अपने को सुरक्षित करने के लिए लेता है। मैं वो कह रहा हूं, उस डर से बिहार का भूमिहार बाहर निकल रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, लालू के डर से पहले वोट करता था, वो इस बार मुझे ऐसा उम्मीद है, चाहे वो इन्होंने बोचहा की सीट कही, आप देखिए कि जो वैशाली सीट पे लोकसभा का वो था, आप देखिए कि सीट पे क्या हुआ, आप देखिए वहां पे वोटिंग पैटर्न क्या है, वो किस सीट पे आ रहे हैं। तो यदि वो 10 आदमी ही जाके वोट दे रहा है तो ये बड़ी बात है, ये बड़ा मैसेज है, और ये इतना ही तो चाहिए 5-7 सीट। हालांकि अभी भी मेरा मानना है कि ये कमबैक कर रहा है। जी 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 प्रकाश जी, अमिया भूषण जी और विशाल तिवारी जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी चर्चा हमारी जारी रहेगी, अगले दिन फिर एक नए विषय के साथ मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।